नमस्कार दोस्तों, प्रत्यक्ष आयुर्वेद की तरफ से मैं डॉक्टर राहुल परियार आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस की नॉर्मल वैल्यूज को कंसीडर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में बहुत बेसिक इन्वेस्टिगेशन में आती है सीबीसी, जो कि हमारे हिमेटोलॉजिकल टेस्ट के अंदर आते हैं। हिमेटोलॉजिकल मतलब जो ब्लड से टेस्ट किए जाते हैं, और ब्लड में भी ऐसे टेस्ट जो कि कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर स्पेशली सीबीसी के अंदर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हीमोग्लोबिन, सभी को पता होना चाहिए। मेल के अंदर फीमेल के अंदर थोड़ा वेरिएबल होता है। मेल में 13.0 से 18.0 तक हो सकता है। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम पर डीएल, ग्राम परसेंटेज भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ग्राम पर डीएल ग्राम परसेंटेज रहता है। हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। मेल के अंदर 13 से 18 है, फीमेल के अंदर 11 से 16। कुछ कम हुआ ना फीमेल के अंदर, क्योंकि वहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी, ऐसे कुछ कॉजेज होते हैं, या फिर डाइटरी पैटर्न, मेल थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा खा सकते हैं। इस हिसाब से उनका आयरन का कंजप्शन ज्यादा हो सकता है। तो कुल मिलाकर के मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो ज्यादा ब्लड, क्योंकि बेबी को भी ग्रो करने के लिए चाहिए होता है, एट द सेम टाइम डाइटरी पैटर्न हो सकता है, और भी कुछ कॉजेज हो सकते हैं जहां पे नॉर्मल कंडीशन में भी फीमेल का हीमोग्लोबिन मेल के कंपैरिजन में कुछ कम है। ऐसा नहीं है कि मेल का कम होगा ही नहीं, मेल का भी कम हो सकता है। हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में वहां पे क्या होता है, एक होता है हीम, हीमोग्लोबिन में हीम, और दूसरा पार्ट होता है ग्लोबिन। और ग्लोबिन की जो चेन होती है, प्रोटीन चेन होती है, उसमें दो अल्फा और दो बीटा चेन होती है नॉर्मल, एक अडल्ट टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन की जब बात करते हैं। आप में हमारे में ये वाली चेन है नॉर्मली। जब बात करते हैं फीटल हीमोग्लोबिन की, तो वहां पे एक्चुअली बीटा चेन नहीं होती है, गामा चेन होती है। दो अल्फा चेन रहती है, दो गामा चेन रहती है, उसको हम HbF बोल सकते हैं, जो हीमोग्लोबिन फीटल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन है। अडल्ट में भी ये नॉर्मली 1% से कम, जीरो बिल्कुल नहीं होता, लेस देन 1% हो सकता है। किसी में अगर 0.5% अगर वैल्यू मिलता है फीटल हीमोग्लोबिन का, ठीक है, इसको कंसिडर नॉर्मल किया जा सकता है, और इससे ज्यादा यूजुअली देखने को मिलता भी नहीं है। देन एक इंपॉर्टेंट हीमोग्लोबिन A2 टाइप का है, और ये हमारे पास में नॉर्मली 1 से 3.5% तक नॉर्मल मिलता है। अगर इससे ज्यादा मिलता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो पेशेंट थैलेसीमिया के अंदर फॉल कर रहा है, थैलेसीमिया के अंदर फॉल कर रहा है। उसके अंदर चेन कौन सी होती है, डेल्टा, ये याद रखने वाली बात है। अल्फा के साथ में कौन सी चेन है कि हम थैलेसीमिया को कंसिडर कर सकते हैं, जब बड़ा हो ये डेल्टा चेन को कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीन प्रकार के हीमोग्लोबिन पढ़े हमने, नॉर्मल, अडल्ट टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, जो कि दो अल्फा और दो बीटा चेन, ग्लोबिन चेन की बात कर रहे हैं। ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है, राइट। फीटल हीमोग्लोबिन लेस देन 1% होती है नॉर्मली भी, दो अल्फा के साथ में दो गामा। बच्चे सारे गामा सीखते हैं, सारे गामा पा बच्चों वाला जो हम वैसा समझ लेते हैं। और डेल्टा, डेल्टा अडल्ट टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, अडल्ट टाइप नहीं, ये A2, अडल्ट में भी A2 टाइप का रहेगा। तो ये दो डेल्टा चेन वहां पे कंसिडर करेंगे। देन आता है मीन इरिथ्रोसाइट डायमीटर। इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी। आरबीसी का मीन वैल्यू कितना होगा हमारे पास में, 7.2 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻⁶ की बात कर रहे हैं। ये अगर अडल्ट, अडल्ट नहीं कहना चाहिए, मैच्योर आरबीसी की बात कर रहे हैं तब 7.2 माइक्रोमीटर। 6 to 9 कह सकते हैं, पूरा एक रेंज है। एवरेज हम मान लेते हैं 7.2 माइक्रोमीटर है। अगर पेशेंट के अंदर इमेच्योर, इमेच्योर आरबीसी है, तो उसका साइज कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, वो मैक्रोसाइट कंसिडर होगी, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस है। आपको अगर पता हो कि अगर एक सेल जो आरबीसी है वो मैच्योर हो चुकी है, तो उसके अंदर न्यूक्लियस अब नहीं है। न्यूक्लियस नहीं होता है एक मैच्योर आरबीसी में, इमेच्योर में न्यूक्लियस रहता है, साइटोप्लाज्म में भी ज्यादा होता है। तो लगभग 10 से 12 माइक्रोमीटर उसकी क्या रहती है, तो हम वहां पे डायमीटर की बात कर रहे हैं तब, ठीक है। और फॉलिक एसिड के साथ में विटामिन B12 के एक्टिविटीज के साथ में ये मैच्योरेशन को प्राप्त होता है, और ये नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक तक आने की कोशिश करती है। एरिथ्रोसाइट काउंट, आरबीसी की काउंट की बात करें, ये हमारे पास में संख्या है 4.5 से 5.5 मिलियन पर MM क्यूब। MM क्यूब को हम माइक्रो लीटर भी लिख सकते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ये मिलियंस में है, मिलियंस का मतलब होता है 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो हम कह सकते हैं 45 से 55 लाख बात कर रहे हैं पर माइक्रो लीटर के अंदर, या MM क्यूब के अंदर, ये एरिथ्रोसाइट काउंट। अब किसी की अगर आप सीबीसी की रिपोर्ट देखोगे तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जनरली चीजें नहीं लिखी रहती जब तक इनको स्पेसिफिकली न टेस्ट कराए। हीमोग्लोबिन जरूर रहता है। इसके अलावा MCV, MCH वगैरह होते हैं, MCHC वगैरह होते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम क्लिनिकल
हिमेटोलॉजिकल टेस्ट का इंटरप्रिटेशन मेडिसिन के एंगल पे पढ़ेंगे। जब हम बात करेंगे वहां पे एनीमिया के लिए, तो वहां पे एनीमिया का क्या कॉज हो सकता है कि एमसीवी गिरा हुआ है, एमसीएच बढ़ा हुआ है, तब कैसे कैसे कॉज को इंटरप्रिटेट करेंगे वहां पे डिटेल में बात करेंगे। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट हमारे पास में WBC व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए नॉर्मल वैल्यू होती है 4,000 से 11,000 माइक्रो पर माइक्रोलीटर की बात कर रहे हैं, ठीक बात है। ये WBC बेसिकली 5 प्रकार की होती है। अगर बात करें WBC को अलग अलग देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं DLC। TLC वर्सेस DLC एक काउंट होता है, आप लोगों को आइडिया होगा। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट मतलब कितना हमारे पास में इन टोटल ल्यूकोसाइट सेल्स है। ल्यूकोसाइट मतलब व्हाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट तो साइट का मतलब तो सेल्स है, ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, व्हाइट ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं। DLC का मतलब है डिफरेंशियल, मतलब अलग अलग करके देखे तो किसका कितना परसेंटेज वहां पे होता है। तो 5 प्रकार की ल्यूकोसाइट होती है, जिसमें से 3 होती है ग्रेनुलोसाइट और 2 होती है अग्रेनुलोसाइट। हम ऐसा भी कह सकते हैं 2 प्रकार की ल्यूकोसाइट है, जिसमें से 3 ग्रेनुलोसाइट की कैटेगरी में आती है, 2 अग्रेनुलोसाइट की कैटेगरी में आती है, ऐसे करके 5। तो सबसे ज्यादा हमारे पास में जो न्यूट्रोफिल्स होती है, जो ग्रेनुलोसाइट्स होती है, या फिर हम बात करें सबसे ज्यादा WBC कौन सी बॉडी में प्रेजेंट होती है, वो न्यूट्रोफिल्स होती है। पॉलीमॉर्फ्स कहते हैं इसके अंदर। जो अगर हम न्यूक्लियस को देखेंगे तो इसके अंदर 2 से ज्यादा वहां पे न्यूक्लियस पॉलीमॉर्फ्स की स्ट्रक्चर में दिखेगा, बीडेड लाइक न्यूक्लियस वहां पे देखने को मिल सकता है। और ग्रेन्यूल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ग्रेनुलोसाइट्स है ना, ग्रेन्यूल्स इसके अंदर मिलेंगे। पॉलीमॉर्फ्स न्यूट्रोफिल्स 40 to 75% में मिल सकता है, ये नॉर्मल वैल्यू है। अगर ये बढ़ गया तो हमें ये मिल सकता है कि हम एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये मैं बात कर रहा हूँ यूजुअली। यूजुअली मतलब प्राय प्राय ऐसा होता है, गारंटीड नहीं है कि यहाँ पे जब भी बढ़ेगा तो एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही हो सकता है। हो सकता है किसी ने स्टेरॉइड थेरेपी दी हो तब भी बढ़ सकता है, हो सकता है कभी स्टेरॉइड थेरेपी की वजह से कम भी हो सकता है, क्रॉनिक केसेस में नॉर्मल भी हो सकता है अगर इन्फेक्शन है तब भी। सारी पॉसिबिलिटीज है। आप एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन जनरल याद रख सकते हो, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इयोसिनोफिल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में नॉर्मल वैल्यू है 1 से 6%। और ये दो मेनली कंडीशन में बढ़ा हुआ मिल सकता है अगर वर्म इन्फेस्टेशन हुआ है। वर्म इन्फेस्टेशन का मतलब होता है कि शरीर में कोई कीड़े पड़ गए, सिंपल पैरासाइटिक वहां पे इन्फेक्शन हो गया, या वर्म, बेसिकली मैं कहूंगा कि वर्म की बात करेंगे बॉडी के अंदर, राइट। बच्चों के अंदर ऐसा मिल सकता है। या फिर दूसरा कंडीशन है एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शन या एलर्जिक कंडीशन है, किसी को मान लीजिए ब्रोंकियल अस्थमा है, तब भी ये बढ़ा हुआ मिल सकता है, राइट। तो ये दो मेनली कंडीशन के अंदर मिलता है, वर्म इन्फेस्टेशंस में, एलर्जिक रिएक्शंस में। अगर किसी की वैल्यू 6 से ज्यादा है तब इसको कंसिडर करना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, राइट। बेसोफिल्स यूजुअली बढ़ी हुई नहीं मिलती है, जब बढ़ती है हम इसको ल्यूकेमिया के अंदर काउंट करते हैं, CML। वहां पे क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया की कैटेगरी में जब 1 से ज्यादा हम बात कर सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा तक भी बढ़ सकता है बेसोफिल। यूजुअली बेसोफिल लेस देन 1% रहता है, और इसका डायरेक्टली हम इन्फेक्शन के साथ में रिलेशन नहीं देखते हैं। अग्रेनुलोसाइट की बात करें, इसमें मोनोसाइट, और ये कुछ अनस्पेसिफिक है। ये हमारे पास में जैसे लिम्फोसाइट बढ़ता है वैसे मोनोसाइट भी बढ़ सकता है, न्यूट्रोफिल के साथ में भी मिलके काम करता है। अगर हम बात करें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के अंदर कभी कभी बढ़ा हुआ मिल सकता है, तो मोनोसाइट थोड़ा सा अनस्पेसिफिक है। बात करें लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल के बाद में सबसे ज्यादा अगर कोई हाईएस्ट अमाउंट में हमारे पास में कोई व्हाइट ब्लड सेल्स होती है तो वो हमारे पास में रहती है लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट की अगर वैल्यू देखें 20 से 50%। अगर बॉडी के अंदर या फिर हमारे ब्लड सैंपल जो हमने दिया है उसके अंदर बाकी सब पैरामीटर ठीक है, लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ है, मान लेते हैं लिम्फोसाइट वहां पे 55% है, ये क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। क्रॉनिक बैक्टीरियल लंबे समय तक अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बना हुआ है तो हो सकता है, और कई बार एक्यूट वायरल इन्फेक्शन में भी बढ़ा हुआ मिल सकता है, जैसे कि हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस मतलब हिपेटिक, जो हिपेटिक मतलब लीवर का इन्फ्लामेशन हुआ ऐसा, तो वायरल हेपेटाइटिस की केसेस में, एक्यूट वायरल केसेस में भी लिम्फोसाइट बढ़ सकता है। तो ध्यान क्या रखना है, एक्यूट बैक्टीरियल के लिए हमने याद किया है न्यूट्रोफिल को, और क्रॉनिक बैक्टीरियल के लिए हमने लिम्फोसाइट को मार्क किया। और ये सारी बातें मैं बात कर रहा हूँ प्राय, यूजुअली ऐसा होता है, गारंटीड हमेशा होगा ऐसा नहीं है, प्राय कुछ केसेस में नहीं भी होगा, राइट। देन हमारे पास में 5 डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट के बाद आता है प्लेटलेट वैल्यू। प्लेटलेट की नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 1.5 लाख से 4 लाख। सोचो आरबीसी की वैल्यू इससे कितना ज्यादा थी, 45 से 55 लाख, ये 1.5 लाख से 4 लाख, क्योंकि लाखों में अगर बात कर रहे हैं उस एंगल से देखें। बाकी मिलियंस में तो 4.5 से 5.5 आपको लगेगा कि आसपास है, लेकिन वो मिलियन है। तो यूनिट पैरेलल देखते रहना कि किसमें क्या वैल्यूज है, राइट। अगर आपको कभी भी पूछे एलर्जिक रिएक्शन तो डेफिनेटली आप आंसर करोगे इयोसिनोफिल्स, राइट। इसको एसिडोफिल्स भी बोल सकते हैं,
एसिडोफिल्स भी बोल सकते हैं। देन हमारे पास में हिमेटोलॉजिकल टेस्ट में ब्लीडिंग टाइम मिलता है जिसकी नॉर्मल वैल्यू 2 से 7 मिनट है। इसको कैसे समझे कि अगर हमने स्टैंडर्डाइज स्किन पंक्चर किया है, पर्टिकुलर डेप्थ तक स्किन को पंक्चर किया है प्रॉपर हाइजेनिक मैनर में, तो वहां पे जितना टाइम ब्लीडिंग के लिए बॉडी लेती है वो हमारा ब्लीडिंग टाइम है। टाइम टेकन फॉर ब्लीडिंग टू स्टॉप आफ्टर स्टैंडर्डाइज्ड स्किन पंक्चर। अब स्किन पंक्चर आपने बहुत मामूली किया, ब्लड इतना सही नहीं है, बूंद भी नहीं है वहां पे है, तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते ब्लीडिंग टाइम सही कंसिडर कर रहा है, राइट। ये कभी कभी ज्यादा बढ़ा हुआ मिल सकता है, प्रोलॉन्ग्ड, जिसको हम बीटी बोलते हैं, बीटी, प्रोलॉन्ग्ड बीटी हमको मिल सकता है कुछ कंडीशंस में। नॉर्मल वैल्यू 2 से 7 मिनट है। बुक टू बुक वेरी कर सकते हैं, किसी किसी बुक में हमको 3 से 8 भी मिल सकता है, लेकिन आसपास रहेगा। 2 से 8 मान लो, तो इसमें 3 से 8 भी आ जाता है, 2 से 7 भी आ जाता है, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। अगर प्लेटलेट की हमारी शरीर में संख्या कम है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, तो ब्लीडिंग टाइम बढ़ा हुआ मिल सकता है, टेस्ट करेंगे तब। वेस्कुलर डिसऑर्डर है जैसे स्कर्वी वगैरह, तब बढ़ा हुआ मिल सकता है। इवन एस्प्रिन बोलते हैं ना, आम भाषा में क्या बोलते हैं एस्प्रिन को, खून पतला करने की दवा ऐसा बोलते हैं एस्प्रिन, जो एक्चुअली एंटी प्लेटलेट एक्शन को कैरी फॉरवर्ड करती है। तो ये एनएसएआईडी ग्रुप की एक प्रोटोटाइप ड्रग होती है एस्प्रिन। इकोस्प्रिन नाम से मार्केट में बहुत फेमस है इको स्प्रिन। और हार्ट के पेशेंट या फिर जो पैरालिसिस के पेशेंट, अगर पैरालिसिस में अगर इन्फाक्शन हुआ है तो वहां पे इकोस्प्रिन 75 या 150 वाली ड्रग्स यूजुअली आप चलते हुए देखते होंगे। तो ये अगर चल रही है तो डेफिनेटली वहां पे ब्लीडिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये ब्लड क्लॉट बनने को अवॉइड करती है। ठीक है, तो हमारे पास में क्लॉटिंग टाइम ब्लीडिंग टाइम से कैसे डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर हम टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड सैंपल लें, क्योंकि टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल करके हम थोड़ा थोड़ा टुकड़ा तोड़ के देखते हैं कि अगर वहां पे ब्लड का क्लॉट बनता है तो कितना टाइम ब्लड क्लॉट बनने में लगता है, वो क्लॉटिंग टाइम, और ये हमेशा ब्लीडिंग टाइम से कुछ एक्स्ट्रा होता है। सिंपली कितने समय तक खून बह रहा है वो ब्लीडिंग टाइम है, कितने टाइम में ब्लड क्लॉट बन रहा है वो क्लॉटिंग टाइम है। नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। जैसे कि हीमोफीलिया की कंडीशन में यहाँ पे क्लॉटिंग टाइम बढ़ा हुआ मिल सकता है, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर जो हमारे पास 13 फैक्टर्स होते हैं, वहां पे कुछ फैक्टर 8वां नंबर 9वां नंबर इनकी डेफिशिएंसी थी। हीमोफीलिया ए बी टाइप के जो हीमोफीलियाज है उनके अंदर क्या होगा, ये ब्लड क्लॉट को बनने को प्रिवेंट करेगा, कम होगा, इसकी वजह से क्लॉटिंग टाइम बढ़ा हुआ मिल सकता है। सीवियर लीवर डिसऑर्डर में, लीवर डिसऑर्डर के अंदर में क्या होता है, लीवर डिसऑर्डर में कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि लीवर में सेकंड, सेवंथ, बात करें नाइन्थ और टेंथ, ये कुछ 4 फैक्टर है। ये इनका जो प्रोडक्शन है या फिर इनका एक्टिवेशन कह सकते हैं वो लीवर के थ्रू होता है, और इसमें विटामिन के का बड़ा रोल होता है। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी में भी क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है, और लीवर डिसीज में भी ये फैक्टर्स का एक्टिवेशन नहीं होने की वजह से क्लॉटिंग टाइम थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड चला जाता है, ऐसा मान सकते हो। और कोई एंटीकोगुलेंट थेरेपी चल रही है, हिपेरिन लाइक ड्रग्स चल रही है, किसी के ब्लड के अंदर कोगुलेशन ना हो इसके लिए कोई थेरेपी चल रही है, तो डेफिनेटली क्लॉटिंग टाइम बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो सिंपल बातें हैं ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम के बीच में। हम अगर लीवर डिसऑर्डर, आपके आसपास में कोई लीवर डिसऑर्डर हो, तो वहां पे आप देखना, वहां पे क्लॉटिंग टाइम आपको बढ़ा हुआ मिल सकता है। क्लॉटिंग टाइम से ज्यादा स्पेसिफिक एक और टाइम होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। व्हाट इज प्रोथ्रोम्बिन टाइम? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगता है। प्रोथ्रोम्बिन एक प्रिकर्सर है, थ्रोम्बिन उसका एक्टिवेट वर्जन है। इसको 10 से 14 सेकंड का अगर समय लगता है तो ये नॉर्मल वैल्यू है। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनने पे क्या होगा, ये थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, जो कि हमारा थ्रोम्बिन टाइम बताता है। वापस से समझो, प्रोथ्रोम्बिन टाइम मतलब प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होना, थ्रोम्बिन टाइम मतलब फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन। और ये फाइब्रिन जो होता है ये कैसा होता है, ये इनसॉल्युबल होता है ब्लड के अंदर या फिर प्लाज्मा के अंदर, इनसॉल्युबल होगा तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, इसके जो फाइबर्स होंगे ये आपस में क्या बनाएंगे, चिपक करके मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और ब्लड को हमारे क्या कर देंगे, क्लॉट, वहां पे ब्लड का बहने का प्रोसेस रोक देंगे। फाइब्रिनोजन जबकि सॉल्युबल है और प्रिकर्सर है, इनएक्टिव फॉर्म है, राइट। तो यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन टाइम 10 से 14 सेकंड, थ्रोम्बिन टाइम लेस देन 20 सेकंड। अगर ये ऐसा है तो हम नॉर्मल कंसिडर करेंगे, अगर ये बढ़ा हुआ है तो हम इसको कह सकते हैं प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम। अगेन लीवर डिसऑर्डर, विटामिन के डेफिशिएंसी वगैरह में प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ सकता है। तो फिर हम सीटी कराएं या पीटी कराएं,
प्रोथ्रोम्बिन टाइम कराएं या क्लॉटिंग टाइम? आप प्रोथ्रोम्बिन टाइम कराओगे, क्योंकि ये ज्यादा स्पेसिफिक है, ये लीवर डिसऑर्डर या फिर ब्लड के अंदर जो क्लॉट बनने का प्रोसेस है उसको ज्यादा स्पेसिफिक तरीके से बनाते हैं। तो अगर किसी के आसपास में कोई लीवर डिसऑर्डर वाला पेशेंट है आसपास में कहीं पर भी, उसके आप जांचों में देखोगे एक PTINR करके जांच मिलेगी, जिसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो मिलेगा। तो उसका रेशियो अगर 1.0 से 1.2 या 1.3 तक है तो ये नॉर्मल माना जाता है। इंटरनेशनल एक रेंज है, उसके आसपास माना जाता है, तो उस रेंज में है तब ठीक है। अगर ये बढ़ा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो मान लो कि ऐसी कंडीशन में आपको रक्त विश्रावण करना है, आपने पेशेंट का BT CT कराया और वो रेज्ड आया, तो वहां पे आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा कि वहां पे हमने प्रिक तो कर दिया, ब्लड रुका नहीं, तब दिक्कत हो जाएगी। तो ये BT CT हमारे रक्त मोक्षण पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, राइट। देन लीवर फंक्शन पे जाते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट LFT, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है बिलीरुबिन। ये बॉडी में आता कहाँ से, बिलीरुबिन बनता कहाँ से? हमारे पास में एक बढ़िया ऑर्गन है, कौन सा? स्प्लीन, ठीक है। बॉडी के लेफ्ट साइड में होगा स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC बोलते हैं। RBC का क्या बोलते हैं, यहाँ पे मर्डर होता है, RBC का तोड़फोड़ होता है। तो RBC के अंदर से क्या निकलता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के दो भाग, एक होता है हीम, दूसरा होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन से तो क्या बन जाता है अल्टीमेटली, डाइजेस्ट होकर के अमीनो एसिड्स बन जाएंगे। लेकिन जो हीम है, हीम के अंदर एक आता है आयरन, एक आती है पोरफायरॉल रिंग। पोरफायरॉल रिंग, और ये पोरफायरॉल रिंग है, ये कन्वर्ट होती है बिलीवर्डिन में। बिलीवर्डिन में, और सारा कार्यक्रम कहाँ हो रहा है? ये सब स्प्लीन में। और बिलीवर्डिन कन्वर्ट होता है बिलीरुबिन में, और ये बिलीरुबिन जो है हमारा बेसिकली हीमोग्लोबिन से टूट के बना है। तो जब भी बॉडी में बिलीरुबिन जो बढ़ता है तो कहीं ना कहीं कारण हो सकता है कि वहां पे हीमोग्लोबिन का रप्चर होना होता होगा। तभी तो एक टर्म आता है हीमोलाइटिक एनीमिया। क्यों टर्म आता है हीमोलाइटिक एनीमिया? क्योंकि हीमो का लाइसिस हुआ है, हीमो का लाइसिस हुआ है, हीम वहां पे टूटा है, तब एनीमिया हुआ है। हीम ज्यादा टूट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे जॉन्डिस हो रहा है। हिमोलाइटिक जॉन्डिस भी तो हो सकता है, राइट। हिमोलाइटिक एनीमिया में तो RBC ज्यादा टूट गया, हिमोलाइटिक जॉन्डिस में RBC ज्यादा टूट करके बिलीरुबिन बना रहा है। और ये बिलीरुबिन कौन सा है जो बना है अभी? ये इनडायरेक्ट है, ये अनकॉन्जुगेटेड है। ये ट्रांसपोर्टर के थ्रू लीवर में आएगा, लीवर में आकर के कॉन्जुगेट करेगा। लीवर में आकर के इसको हम डायरेक्ट बोलेंगे, कॉन्जुगेट होने पर यूरो यूरोनिल डाइफॉस्फो ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज। ये इतना बड़ा नाम है, बहुत लंबा नाम है, UDP-GT करके हम बोलते हैं। जब इनडायरेक्ट या अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इसके साथ में जुड़ता है तब वो डायरेक्ट में कन्वर्ट होता है, और ये डायरेक्ट में कन्वर्ट होने का कार्यक्रम यकृत में होता है, लीवर में। जबकि इनडायरेक्ट हमारा कहाँ से निकला है? स्प्लीन से। तो बेसिकली इनडायरेक्ट बढ़ा हुआ है तो हम स्प्लीन डिसऑर्डर की तरफ ज्यादा सोचेंगे, डायरेक्ट अगर बढ़ा हुआ है तो हम लीवर की तरफ, या फिर हम सोचेंगे कि लीवर से आगे जब बढ़ता है जो हमारा CBD कॉमन बाइल डक्ट है उसकी डिसीज के बारे में सोचेंगे कि कहीं वहां पे कहीं रुकावट तो नहीं है। नॉर्मल वैल्यूज की बात करो तो डायरेक्ट की वैल्यू है 0.1 से लगा करके 0.4 mg/dl, ठीक है। इनडायरेक्ट की वैल्यू है 0.2 से 0.9, काफी ज्यादा है, देख पा रहे हो, ये डबल है, ये भी डबल है, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 0.3 से लगा करके 1.3 तक। ये सीरम बिलीरुबिन के ना नॉर्मल वैल्यू है। और अगर हम देखें 1.3 से 2.0 तक आए, ये बॉर्डर लाइन वैल्यू है। 1.3 से 2.0 तक यूजुअली पेशेंट के अंदर सिम्टम नहीं आते, 2 के ऊपर जब जाते हैं यूजुअली सिम्टम आने आ जाते हैं, वहां पे पीलिया के जॉन्डिस के सिम्टम आने लग जाते हैं। तो लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टूल है बिलीरुबिन। तो आप जब भी देखोगे सबसे पहले इसको देखोगे, अगर ये नॉर्मल है फिर इन दोनों को देखने की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर ये बड़ा हुआ तो फिर देखोगे कौन सा बड़ा है, लीवर की तरफ सोचे या स्प्लीन की तरफ, ऐसा सोचना रहेगा। देन इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन बनाती है बॉडी में लीवर। लीवर सही है, प्रोटीन सही बनेगा। 6.5 से 8.5 लमसम लेते हैं, 6.7 लिखा है, ये डेफिनेटली है, हर्ष मोहन की वैल्यूज है। तो वहां पे 6.5 से 8.5 लमसम ले लेते हैं ग्राम/dl। थोड़ी देर पहले ग्राम/dl हमने हीमोग्लोबिन के लिए भी पढ़ा था, ग्राम परसेंटेज या ग्राम/dl यूनिट की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये इतना प्रोटीन हमारे ब्लड में है पर ग्राम/dl के रेशियो में, तो सही है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा कोई अगर हमारे पास में प्रोटीन है तो वो एल्ब्यूमिन है। और लीवर डिजीज किसी को अगेन फिर से हो जाती है तो उसके अंदर क्या होती है? प्रोटीन प्रोडक्शन कम हो जाता है। प्रोटीन प्रोडक्शन कम होता है तो क्या होता है? वहां पे एल्ब्यूमिन की कमी, और इसकी वजह से क्या होता है? स्वेलिंग। क्योंकि ये जो एल्ब्यूमिन या बाकी की जो प्रोटीन है
वो ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करती है। क्या होता है ऑन्कोटिक प्रेशर? एक होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो पाइप के अंदर जो फ्लूइड बह रहा है वो किनारे पे फोर्स लगाएगा, वो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और दूसरा जो है वो फ्लूइड को बांध के रखता है, वो ऑन्कोटिक प्रेशर, वो फ्लूइड को एक साथ बांध के रखता है। जब ये दोनों प्रेशर बराबर होते हैं तो फ्लूइड बाहर नहीं जाता। अगर ये प्रेशर ज्यादा हो गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो तुरंत स्वेलिंग आएगी। और यहाँ पे क्या होता है, ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाता है, हाइड्रोस्टैटिक भले ही नॉर्मल हो, ऑन्कोटिक कम हो गया तो क्या हो जाएगा, फ्लूइड बाहर चला गया। सिंपल सिंपल भाषा में समझे, प्रोटीन की कमी से स्वेलिंग आ जाती है और ये पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा होता है, पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा होता है। ठीक बात है। लीवर डिसऑर्डर को पैरेलल लेके चल रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू 20 से 130, याद रखने के लिए 25 से 125 कर लो या 20 से 120 कर लो, इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। आगे वाली यूनिट नहीं भी याद रखोगे चलेगा। ये सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज केवल लीवर से नहीं बनता है, ये लीवर के अलावा बोन से भी बन सकता है, ये लीवर के अलावा आप कह सकते हो हार्ट से भी बन सकता है, इवन पेनक्रियाज या स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट से भी बन सकता है। तो ये लीवर स्पेसिफिक तो नहीं है, लेकिन इसके साथ में कोई और चीजें भी बड़ी है तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं लीवर स्पेसिफिक। या फिर ये अकेला ही इतना ज्यादा बड़ा है, जैसे नॉर्मल वैल्यू 20 से 130 है, मान लो ये 1500 आ गया हमारे पास रिपोर्ट में, तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ा हुआ है और बाकी सारी लीवर वैल्यूज वहां पे नॉर्मल है। तब वहां पे हमें विचार करना पड़ेगा कि लीवर में नहीं, लीवर के आगे के रास्ते में रुकावट हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर ये केस हमको मिल सकता है, रेज्ड इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की कंडीशन में पड़ा हुआ मिल सकता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, लीवर से जो कॉमन बाइल डक्ट आती है उसमें मान लीजिए कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, सीबीडी में कोई कैलकुलस फंस गया, सीबीडी के कैलकुलस को क्या बोलते हैं, कोले डोको लिथियासिस, कोलेडोको लिथियासिस। कोलेलिथियासिस क्या होता है, कोलेलिथियासिस, ये बेसिकली गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी होगी तो उसको कोलेलिथियासिस बोलेंगे। अगर गॉल ब्लैडर से पथरी आगे चल चुकी है कॉमन बाइल डक्ट में तो कोलेडोकोलिथियासिस टर्म दे देंगे। तो सिंपल टर्म है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के लिए। दो और इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जिसको हम एएसटी एंड एएलटी के नाम से जानते हैं। एएसटी का पुराना नाम एसजीओटी है, एएलटी का पुराना नाम एसजीपीटी है। कैसे याद करें, एएसटी और एएलटी में टर्म में डिफरेंस क्या है, एस और एल में, यहाँ पे लिख देंगे एस और एल। एसजीओटी एसजीपीटी इसमें डिफरेंस है ओ और पी में, राइट, तो इसके आगे लिख देंगे ओ। एस जब भी आएगा ओ एक साथ में आएगा और एल जब भी आएगा पी याद रखेंगे। तो एस और ओ एक साथ में है, एएसटी का एस है और एस जी ओ टी का वहां पे हमारे पास ओ आ गया। सिंपल है, इस वर्ड को आप ध्यान रख लोगे, ए एस टी और एस जी ओ टी सेम है, एस और ओ वाले सेम है। एल और पी, एल और पी से आप कोई ब्रांड जैसे लुइस फिलिप को हमने याद कर लिया, लुइस फिलिप एलपी, लंबर पंक्चर से भी याद कर सकते हैं। और एस ओ तो क्या है, ये 50 जैसा दिख रहा है, मैंने ऐसे याद किया था कि 50 है बेसिकली, इसकी रेंज है 12 से 38 इंटरनेशनल यूनिट, 12 और 38 को जोड़ने पर 50 हो जाता है। तो मुझे ये पता था कि एस और ओ भी देखने में 50 जैसा लगता है, तो थोड़ा अलग तरीका से। पर मैं इसके लिए क्या बोलूंगा, आप 10 से 40 रेंज थोड़ा सा दोनों के लिए हिसाब से याद कर लो कि हाँ दोनों की रेंज लगभग आसपास है, 10 से 40 के बीच में कंसीडर कर ले रहे हैं। क्योंकि पेशेंट के अंदर एग्जैक्टली अगर मान लो 39 आ जाएगी तो हम दवा देने थोड़ी जाएंगे, क्लिनिकल सिम्टम भी तो ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे किसी का मान लीजिए कि 45 आ गए तो तुरंत दवा देने थोड़ी जाए, मैं तो 50 60 70 80 तक दवा नहीं देता हूँ, देखता हूँ सिम्टम क्या है। चरक ने तो सिम्टम ही बात करी है, हमारी साइंस तो सब्जेक्टिव साइंस है, राइट। तो इसकी फुल फॉर्म की बात करें, एस जी ओ टी, सीरम ग्लूटामिक ऑक्सेलो एसिटिक ट्रांसअमीनेज, एस जी ओ टी। सीरम है, ग्लूटामिक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑक्जेलो एसिटिक, यही वर्ड डिफरेंशिएट करता है ट्रांसअमीनेज, ठीक है। जबकि एसजीपीटी में सीरम ग्लूटामिक सेम है, पायरुविक वर्ड आ जाता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसजीओटी, पायरुविक ट्रांसअमीनेज ये एसजीपीटी में आ जाता है। जबकि एएसटी एएलटी के फुल फॉर्म क्या है हमारे पास में, सिंपल एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, ए एस एस्पार्टेट से लिया और ट्रांसफरेज अमीनो ट्रांसफरेज से टी ले लिया, एएसटी। उन्होंने सीरम एलेनिन, एलेनिन का ए एल ले लिया और अमीनो ट्रांसफरेज से टी ले लिया, तो ए एल टी। ध्यान रखना यहाँ पे ट्रांसफरेज है या ट्रांसअमीनेज है, नाम में डिफरेंस है। इन दोनों में अगर आपको कोई पूछे कि लीवर स्पेसिफिक कौन सा है, आंसर एएलपी जाएगा, एएलटी जाएगा, क्योंकि इसमें नाम में एल आ रहा है इसलिए नहीं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लीवर के अंदर से बनता है। जब भी लीवर की सेल्स ज्यादा टूटेगी, हिपेटोसाइट्स जो कि ऐसे हेक्सागन्स के अंदर लीवर में बनी होती है, वो टूटेगी तो इसके अंदर का मसाला कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर आएगा। जब भी कोई सेल टूटती है, सेल मेम्ब्रेन अगर रप्चर होगी तो अंदर का जो साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है वो कहाँ आएगा, ब्लड के अंदर आएगा, इंटरस्टिशियम में जाएगा। तो हमारे ब्लड वैल्यूज में ये चीजें बढ़ी हुई मिलेगी। तो हम कह सकते हैं अगर एएलपी बड़ा है
और एएसटी भी बढ़ा है तो हम कह सकते हैं कि लीवर की डिसीज है, हिपेटोसाइट टूट रही है। अगर एएसटी बढ़ा है, एएलटी नॉर्मल रेंज में, इसका मतलब अदर देन लीवर का कॉज रहा होगा, क्योंकि ये नॉर्मल है इसका मतलब लीवर ठीक है। पॉइंट समझे, लीवर स्पेसिफिक होने का फायदा। एक और छोटा सा पैरामीटर है, गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टिडेज, जीजीटी करके हम याद करते हैं, जीजीटी, गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टिडेज। इसकी नॉर्मल वैल्यू है 10 से 60, मान लेते हैं राउंड फिगर की बात करें, 958 लिखा है। बुक की लैंग्वेज डेफिनेटली उन्होंने अपने लिए तो अच्छी बताई है, एकदम एग्जैक्ट बताई है, लेकिन हम लमसम में याद कर लेते हैं। ये बढ़ा हुआ है तो ये भी लीवर को बताता है कि गड़बड़ है। अब अगर जीजीटी बढ़ा है, एएलपी एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पे रुकावट है, कहां पे, कोलेस्टैटिक पैटर्न में, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वाला केस हो सकता है। जीजीटी बढ़ा है और ये एएसटी और एएलपी बढ़े हुए हैं, तो हम कह सकते हैं क्या हुआ है, लीवर हिपेटोसाइट्स टूट रही है, हेपेटाइटिस की कंडीशन हो सकती है। अगर जीजीटी बढ़ा हुआ है और बाकी पैरामीटर बहुत ज्यादा नहीं, कुछ बिलीरुबिन वगैरह बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पे हो सकता है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज हो या फिर नॉन अल्कोहलिक स्टीटो हेपेटाइटिस, NASH की कंडीशन हो। ये अल्कोहलिक लिवर डिजीज, ये नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज, ये दोनों कंडीशन वहां पे कंसिडर कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा होगा। जीजीटी भी एक कंफर्मेटिव टेस्ट तो नहीं देता है, लेकिन एक सपोर्टिव टेस्ट के रूप में आ सकता है, अलग अलग कंडीशन में दे सकता है। एएलपी के साथ में बड़ा है, ऑब्स्ट्रक्टिव केस, एएसटी एएलपी के साथ बड़ा है, हिपेटोसाइट्स रप्चर हो रही है मींस हेपेटाइटिस, और यहाँ पे अगर जीजीटी बढ़ा हुआ है अकेला, और वहां पे मान लेते हैं कि क्या बोलेंगे, बाकी चीजें ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, तो हम कह सकते हैं कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज या फिर नॉन अल्कोहलिक स्टीटो हेपेटाइटिस की कंडीशन हो सकती है। कई बार क्या हो सकता है, एएलपी बढ़ा हुआ है पर जीजीटी नहीं बढ़ा हुआ है, जीजीटी नॉर्मल है, एएलपी बढ़ा हुआ है रिपोर्ट में, तब हमें समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम लीवर में नहीं है, क्योंकि ये तो लीवर वाला ठीक ठाक था, ये वाला जो है ये लीवर के अलावा और भी जगहों से निकल रहा है, तो हो सकता है कि वहां पे प्रॉब्लम बोन के लेवल पे, बोन डिसऑर्डर के अंदर हमको सोचना होता है, बोन के अलावा मसल्स वाली भी चीजें हो सकती है। तो बहुत सारी रेंज है, हम बस जांच को जब पढ़ रहे हैं तो जांच की कुछ सिग्निफिकेंस है, कुछ कुछ सिग्निफिकेंस, 5 से 10% सिग्निफिकेंस ही मैं यहाँ पे बता पा रहा हूँ, बाकी इसकी डिटेलिंग तो बहुत बड़ी बड़ी है। राइट, अब आपके पास में कोई एलएफटी वगैरह है तो आराम से आप डिकोड कर सकते हो। आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट किडनी के लिए बहुत जरूरी है, एक आता है यूरिया, एक आता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा अंतर है। यूरिया हमारा एक नाइट्रोजनस वेस्ट है जिसकी वैल्यू है नॉर्मल, अगर इतना है 20 से 40 मिलीग्राम पर डीएल, तो ये नॉर्मल है। तो ये यूरिया बेसिकली क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट, तो यूरिया के जो पूरा फॉर्मूला लिखेंगे उसमें कुछ नाइट्रोजन होगा, कुछ अदर देन नाइट्रोजन होगा, कुछ पार्ट नाइट्रोजन है, कुछ अदर देन नाइट्रोजन है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे ये देखें कि नाइट्रोजन अलग कर दे यूरिया में से, वो कितना है उसको हम बोलते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। पॉइंट समझे, यूरिया में नाइट्रोजन और अदर देन नाइट्रोजन सब कम, वहां पे कार्बन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, वहां पे हाइड्रोजन भी होगा, तो ऐसे में अगर हम नाइट्रोजन को अलग कर दें तो बाकी जो वेस्ट है वो हटा दें, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाती है लगभग आधे से कम आ जाती है। बेसिकली हम कह सकते हैं BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को 2.14 से गुणा करें तो ये यूरिया नॉर्मली आ जाता है। किसी के ब्लड में मान लेते हैं कि 7 क्या है, 7 ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, 2.14 से गुणा करेंगे, लगभग हमारे पास में आ जाएगा 14.28, ये हमारे पास में उसका यूरिया की वैल्यू आ गई। ये ब्लड यूरिया नाइट्रोजन से निकाल सकते हैं, बेसिकली दोनों अलग नहीं है, एक ही जांच के दो कंपोनेंट है। यूरिक एसिड एक अलग फैक्टर है जो यूरिया से कम सेंसिटिव है, बॉडी में अगर बढ़ा हुआ रह सकता है तो बहुत जल्दी प्रॉब्लम नहीं करता, ये भी एक नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। सबसे सेंसिटिव नाइट्रोजनस वेस्ट होता है क्रिएटिनिन। तो पहले यूरिक एसिड की बात करिए तो 3 से 7 mg/dl ये हमारे पास में नॉर्मल वैल्यू है। अगर ये बढ़ जाता है तो सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जो कि गाउटी आर्थराइटिस के अंदर हमारे पेशेंट देखने को मिल सकते हैं, गाउटी आर्थराइटिस के केसेस में देखने को मिल सकते हैं। क्या मिल सकता है, ब्लड यूरिक एसिड, ठीक बात है। सबसे सेंसिटिव चीज होती है सीरम क्रिएटिनिन, क्योंकि यूरिया वगैरह तो हमने मान लो फास्टिंग करी या फिर हमने बॉडी के अंदर कोई मतलब जो है रीनल के अलावा कोई प्रॉब्लम हुई, डिहाइड्रेशन का केस है, तो यूरिया तो वहां पे भी बढ़ सकता है, लेकिन सीरम क्रिएटिनिन स्पेसिफिक रीनल डिसऑर्डर्स के अंदर ही वहां पे बढ़ा हुआ मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि सीरम क्रिएटिनिन एक हमारे पास स्पेसिफिक पैरामीटर है जो कि किडनी डिसऑर्डर को बताएगा। 0.6 से 1.2
mg/dl, ये नॉर्मल वैल्यू रहेगी रीनल फंक्शन टेस्ट के अंदर। तो आप देखोगे वैल्यूज भले ही किसी की ज्यादा है पर वो उतना खतरनाक नहीं है। सबसे खतरनाक चीज है सीरम क्रिएटिनिन। कभी किसी की किडनी फंक्शन टेस्ट देखोगे, इसको सबसे पहले देखना। जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, पूरे दिन में 180 लीटर फिल्टर करता है। पर मिनट देखे तो 125। तो 180 लीटर को हम क्या करेंगे, एमएल में कन्वर्ट करेंगे। पर डे मतलब 24 घंटे, मतलब 24 घंटे मतलब इतने मिनट, इसको हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट में 125 ml पर मिनट आ जाएगा। 1 मिनट में 125 ml, सोचो 125 ml मतलब 8 मिनट में 1 लीटर हमारा यूरिन फिल्टर हो जाता होगा। कितना सही है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम बॉडी के अंदर नहीं ब्लड के अंदर देख रहे हैं, तो ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट होता है सोडियम। 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये 136 से 146 स्टैंडर्ड वैल्यू है, हम 135 याद कर लेते हैं सोडियम के लिए। क्लोराइड थोड़ा कम है लेकिन 100 से ज्यादा है, तो सोडियम के साथ में क्लोराइड चलेगा। लेकिन पोटेशियम बहुत कम होता है और उसकी फाइन रेंज होती है 3.5 to 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर लिखा है। इतनी छोटी रेंज में इसको मेंटेन करना पड़ता है ब्लड के अंदर, क्योंकि अगर इससे थोड़ा सा भी ज्यादा होता है, ये बहुत जल्दी एरिथमिया कॉज करता है। एरिथमिया कॉज करता है और ईसीजी के अंदर टी वेव को डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ईसीजी के अंदर हमारे पास में क्या क्या रहता है, ये पी वेव, ये क्यू आर एस, और ये एस के बाद में ये एस टी एलिवेशन, एस टी सेगमेंट मान लेते हैं, और फिर बाद में टी वेव है। तो ये टी वेव बढ़ जाती है, लंबी हो जाती है जब हमारे बॉडी में पोटेशियम बढ़ जाता है। तो पोटेशियम ईसीजी के टी वेव को कैरी करता है। अगर पोटेशियम कम हो गया तो टी वेव फ्लैट हो जाती है। और अरिथमिया मतलब हार्ट रेट का इरेगुलर होना, ये भी पोटेशियम सबसे ज्यादा क्या करता है, कंडक्ट करता है, या पोटेशियम सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है। सोडियम भी करता है, कंपैरेटिवली कम करता है। कैल्शियम कितना चाहिए हमको, 8.7 से 10.2, कह सकते हैं 8.5 से 10 तक mg/dl हमारा कैल्शियम नॉर्मल होना चाहिए। ठीक बात है। ठीक है। ब्लड ग्लूकोज, इसको देख लेते हैं, 5 मिनट का और पढ़ लेते हैं। ब्लड ग्लूकोज की बात करें, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज की बात करो, ये हैरिसन का डेटा है जो कि हमें बताता है कि कौन पेशेंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग कौन डायग्नोस करने के लिए डायबिटीज में आ रहा है, कौन डायबिटीज में नहीं फॉल कर रहा है। तो सिंपली हम खाली पेट कराएंगे तो फास्टिंग ब्लड शुगर बोलेंगे, और कुछ वहां पे 75 ग्राम ग्लूकोज दे देंगे पर्टिकुलर 300 ml वाटर के साथ में, और उसको बोलेंगे 5 ही मिनट, जैसे ही फास्टिंग सैंपल लेंगे उसके तुरंत बाद में ये पिला देंगे 75 ग्राम ग्लूकोज 300 ml पानी के साथ में पिला करके। 2 घंटे बाद फिर से टेस्ट करेंगे, उसको हम बोलेंगे पोस्ट प्रेंडियल। इसके अलावा जब भी करेंगे हम उसको रैंडम बोलेंगे, रैंडम ब्लड शुगर इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो एफबीएस पीपीबीएस अगर हमें पता है तो हम कह सकते हैं कि अगर वैल्यू 100 के नीचे है तो हमारा एफबीएस नॉर्मल है, वो पेशेंट डायबिटिक नहीं है। 100 से 125 है तो हम इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लाइसीमिया, IFG, ये प्री डायबिटीज की कंडीशन में हैरिसन वाले लिखते हैं। ये इंटरनेशनल बुक है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया पे शायद कितना लागू हो या ना हो, लेकिन अगर 126 से ज्यादा फास्टिंग में आ जाता है, 126 या 126 से ज्यादा, उसको हम डायबिटीज बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दीज डेटाज, राइट। अगर पोस्ट प्रेंडियल 140 से कम है, मतलब 139 है, तब हम बोलेंगे नॉर्मल, क्योंकि खाना खाएंगे या ग्लूकोज खाएंगे तो डेफिनेटली कुछ तो बढ़ेगा। तो नॉर्मली कितना बढ़े, 139 तक ठीक है। 140 से 200 तक, या फिर क्या है 199 तक बोले तो ये क्या रहेगा, प्री डायबिटीज की रेंज है। और खाना खाने के बाद में 200 से बाहर चला जा रहा है तो वो हमारा क्या रहेगा, डायबिटीज का पेशेंट रहेगा। IGT क्या है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये दोनों रेंज याद करनी है। 100 से 125, इससे कम है तो नॉर्मल, इससे ज्यादा है तो डायबिटीज। 140 से 200, इससे कम है तो नॉर्मल, और इससे ज्यादा है तो डायबिटीज। तो डायबिटीज को अगर आपको डायग्नोज करना है, हालांकि सिर्फ इससे नहीं करते क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, HbA1c भी एक टेस्ट होता है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं, राइट। थायराइड फंक्शन टेस्ट की नॉर्मल वैल्यूज की अगर बात करें, हमारे पास में T3 T4, थायरॉक्सिन बोलते हैं T4 को, ट्राई आइडोथायरोनिन, यहाँ पे टेट्रा आइडोथायरोनिन, 4 वहां पे आयोडीन जुड़ते हैं थायरोनिन के साथ में, और यहाँ पे 3 आयोडीन जुड़ते हैं। ये कम संख्या में या मात्रा में कम होता है ब्लड में, जबकि ये ज्यादा होता है क्योंकि नैनोग्राम में लिखा है ना, 77 से 135 नैनोग्राम पर डेल। इसको भी अगर नैनोग्राम में कन्वर्ट करें तो 5400 से लगा करके 11,700 नैनोग्राम पर डेल। आप देखोगे तो ये ज्यादा लग रहा है ना, तो डेफिनेटली T4 कंपेरेटिवली ज्यादा होता है। TSH जो कि हमारे बॉडी में अगर बनता है तो वो बनता है वहां पे
एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर, वहां पे 0.4 से लगा करके 5.0 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट ml इसकी नॉर्मल वैल्यू है। और ये आपको पता है कि फीडबैक मैकेनिज्म पे चलता है बॉडी में। जब हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन होती है जैसे कि हाशीमोटो डिजीज, तब क्या होता है, T3 T4 कम हो गया है, तो इसका मतलब जो पिट्यूटरी क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी TSH का वैल्यू बढ़ाएगा, ये आएगा T3 T4 की सेल को बोलेगा कि और बनाओ। तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव फीडबैक। और सॉरी, इसको बोलेंगे हाँ पॉजिटिव फीडबैक, क्योंकि फीडबैक उसको मिला कि पॉजिटिव काम करो। और अगर बॉडी में हाइपर थायराइडिज्म की कंडीशन है, ग्रेव डिजीज के समान, तो वहां पे क्या होगा, T3 T4 बढ़े हुए मिलेंगे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि TSH की वैल्यू वहां पे एंटीरियर पिट्यूटरी कम कर देता है। तो ये कम हो जाएगा तो ग्रेजुअली ये भी कम होने लग जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, जो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे काम किया। तो बेसिकली थायराइड फंक्शन टेस्ट में T3 T4 के साथ में TSH जो हमारे ट्रीटमेंट है उसका अगर रेगुलेशन देखना, मॉनिटर कर रहे हैं, तो मॉनिटरिंग के लिए TSH एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट जांच का पार्ट है। 0.4 से लगा करके 5.0 तक नॉर्मल वैल्यू रहेगी। तो जब भी किसी की जांच देखो 5 से ज्यादा है तो देखो कि यहाँ पे सिम्टम तो नहीं आ रहे हैं जो हाइपोथायराइडिज्म के लिए होंगे। लास्ट स्लाइड की बात करेंगे, लिपिड प्रोफाइल की बात कर रहे हैं। इसमें कुछ पैरामीटर है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये दो मेन पैरामीटर है। कोलेस्ट्रॉल, अगर हम घी तेल पूड़ी पराठे ज्यादा खाएंगे, सिंपल सी बात है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। लेकिन ट्राइग्लिसराइड कैसे बढ़ेगा, जब हम चरक के हिसाब से अत्यशन करेंगे, अत्यशन मतलब अतिशन, जरूरत से ज्यादा। मैस में गए हैं, खाना ठीक लग रहा है, आज हमने 10 चपाती खा ली, मैंने बॉयज हॉस्टल में ऐसा देखा है। 10 चपाती अगर खा ली तो सोचो, 10 चपाती कोई व्यक्ति खा रहा है, बॉडी की रिक्वायरमेंट 4 है, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, खाया भले ही ग्लूकोज है, घी तेल उसने खाया ही नहीं, तो वो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज क्या करेगा, बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे में घी तेल नहीं खाने पर भी ये चीज बढ़ सकती है, घी तेल खाने पर ये चीज बढ़ सकती है। सिंपल इसलिए दोनों को देखना है। किसी पेशेंट के अगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है 155 है और ट्राइग्लिसराइड मान लेते हैं 270 है, तो हम उसको बोलेंगे तुम खाना कम करो, घी तेल अपना नॉर्मल चलने दे सकते हो। अगर किसी का ये 250 है और ट्राइग्लिसराइड मान लेते हैं 150 है, तो उसको बोलेंगे तुम घी तेल कम करो, नॉर्मल जितना खाते हो उतना खाते रहो। वैल्यूज देख करके आप उसको एडवाइज कर पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा हुआ हमारे पास में। बीच में जो तीन है, LDL HDL VLDL, ये सब क्या है, देखो ये है हमारे पास में कैरियर, ये गाड़ी है जिसके ऊपर हमारे कोलेस्ट्रॉल भाई साहब बैठेंगे और यात्रा करेंगे। ठीक बात है। LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो बेसिकली ये बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल को यहां से वहां ले जाने का काम करेगा। तो यहां से वहां कहां तक जा रहा है, एक ऑर्गन है लीवर, एक ऑर्गन है टिश्यूज। ठीक है, अगर लीवर से टिश्यूज तक जा रहा है, इसको हम बोल सकते हैं कोष्ठ से शाखा की तरफ जा रहा है। कोष्ठ से शाखा की तरफ गमन करने में बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, टिश्यूज का मतलब हम मान लेते हैं कोरोनरी आर्टरी में प्लाक बन रहा है। तो बेसिकली ये हमारे शरीर के लिए खतरनाक चीज है। तो ये कौन सा ऐसा लिपोप्रोटीन है, LDL और VLDL। ये LDL और VLDL क्या करते हैं, VLDL क्या करते हैं, बॉडी में लीवर से फैट को उठा करके, कोलेस्ट्रॉल उठा करके टिश्यू तक लेके जाते हैं। हो सकता है कि वो कोरोनरी आर्टरी या फिर कोई भी आर्टरी के अंदर एक्यूमुलेट होकर के प्लाक बना दे, एथेरोस्क्लेरोसिस बना दे। और जो हमारे पास में HDL है, ये बेसिकली क्या करता है, टिश्यू से जो कोलेस्ट्रॉल है उसको वापस लेके आता है कोष्ठ, शाखा से वापस कोष्ठ तक लाने का काम करता है। ये कोष्ठ से शाखा और शाखा से कोष्ठ का कॉन्सेप्ट चरक का है, जो मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। ये जब भी बॉडी में मूवमेंट कोष्ठ से शाखा की तरफ होता है, ये खराब मूवमेंट है। इसका रेफरेंस मैं बताता हूं, चरक सूत्र 28वां अध्याय आप पढ़ोगे, वहां पे लास्ट में मिलेगा। ठीक है, और वापस जब शाखा से कोष्ठ की तरफ, कोष्ठ मतलब लीवर मान लेते हैं, तो वहां पे हमारे बॉडी के अंदर अच्छा मूवमेंट हो रहा है, जो कि हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल के अंदर आता है, HDL गुड फैटी टिश्यू के अंदर आता है। तो सिंपल है, लिपिड प्रोफाइल जब भी देखोगे सारे पैरामीटर आपको देखना आना चाहिए। डेफिनेटली और भी इंटरप्रिटेशन है, ब्रीफ में मैंने यहाँ पे बताया है। लास्ट में हमारे पास में CRP
और ईएसआर की बात करें तो ये दोनों ही इन्फ्लामेटरी मार्कर है। जब भी बॉडी में इन्फ्लामेशन होगा तो ये दोनों ही बढ़ेंगे। मेल के लिए ईएसआर 0 से 15 पहले घंटे में नॉर्मल है, फीमेल के लिए पहले घंटे में 0 से 20, क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जिसके अंदर ये नॉर्मल कंसिडर किए जा सकते हैं। पॉइंट क्या है, सीआरपी भी हमारे पास में एक ऐसा प्रोटीन है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो कि लीवर से स्पेसिफिकली बनता है। ये भी इन्फ्लामेशन में बढ़ता है तो ये भी इन्फ्लामेशन में बढ़ता है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? जब भी कोई एक्यूट कंडीशन में इन्फ्लामेशन होता है तो सीआरपी बहुत तेजी से बढ़ता है। जैसे कि आज मुझे चोट लगी, बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ, तो मेरा हो सकता है ईएसआर बहुत ज्यादा ना बढ़ा हो, लेकिन सीआरपी बढ़ गया है बहुत तेज। और अगर मैंने दवा करनी स्टार्ट करी तो सीआरपी बहुत तेजी से घटता भी है। तो अगर ट्रीटमेंट को मॉनिटर भी करना है तो हम सीआरपी को देखेंगे, क्योंकि ईएसआर धीरे धीरे घटेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे घटेगा। इस एंगल से हम इस चीज को समझ सकते हैं। नॉर्मल वैल्यू अगर देखें 0.2 से 3.0 mg/लीटर तक सीआरपी रहता है। लास्ट में प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन 0 से 4 ng/ml, नैनोग्राम/ml नॉर्मल है। अगर ये 4 से 10 है तो बॉर्डर लाइन है, बीपीएच की कंडीशन में मिल सकता है। और 10 से ज्यादा रहेगा तो हम प्रोस्टेटिक कैंसर की तरफ पेशेंट को सस्पेक्ट कर सकते हैं, बायोप्सी वगैरह के लिए भेजेंगे। तो कितनी रिपोर्ट में हमारे पास में जांच आई है उसको देख करके हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये कुछ मैंने जांचें करी है। लास्ट में थोड़ा मुझे ब्रीफ करना पड़ा है क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास है, दैट्स वाई।